नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के चुनाव से पहले ही चर्चाओं में देहरादून की धर्मपुर सीट। विधायक विनोद चमोली का बयान, कहा मुझे 10 साल और झेलेगी धर्मपुर की जनता, टिकट पर जताया अपना हक। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा बोले, बीजेपी ने किया योजना का स्ट्रक्चर खराब, राज्य सरकारों पर डाला बोझ। उत्तराखंड की हवाओं में भी घुल रहा जहर, सेहत के लिए हानिकारक हुई देहरादून की आबोहवा। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोहरा बढ़ाएगी परेशानी। देहरादून में विक्रम चालकों की हड़ताल, 7+1 सीटर वाले विक्रमों पर हुई कार्रवाई का विरोध। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने किए 80 विक्रमों को सीज। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है देहरादून का धर्मपुर विधानसभा सीट। ये अभी से ही हॉट सीट बन चुकी है। कांग्रेस के भी कई नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक तीर से दो निशाना लगा दिया है। चमोली ने हरीश रावत के बहाने ही अपनी पार्टी को भी संदेश दे दिया कि धर्मपुर सीट से टिकट के हकदार सिर्फ विनोद चमोली ही हैं, उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प पार्टी के पास है ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। 27 से पहले चर्चाओं में धर्मपुर सीट, विनोद चमोली ने लगाया एक तीर से दो निशाना। हरीश रावत के बहाने अपनी पार्टी को दिया संदेश, मुझे 10 साल और झेलेगी धर्मपुर की जनता। चमोली का बोल रहा विश्वास या अहंकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही माहौल चुनावी बनता दिख रहा है। अभी से ही नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं मानो चुनाव सिर पर हो। चुनाव से पहले उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किसी सीट की अगर चर्चा हो रही है तो वो है देहरादून का धर्मपुर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक है विनोद चमोली। इस सीट पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की भी पैनी नजर है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस सीट पर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी है। हरदा के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विनोद चमोली ने हरीश रावत के बहाने संदेश अपनी पार्टी तक भी पहुंचाने का काम कर दिया है। एक तरफ विनोद चमोली कह रहे हैं कि हरीश रावत क्या पूरी कांग्रेस भी अपनी ताकत लगा दे, वो विनोद चमोली को नहीं हरा सकते। विनोद चमोली को धर्मपुर की जनता अभी 10 साल और झेलने वाली है। सुनिए। मैं बता रहा हूँ आपको। और रहा जहाँ तक हरीश रावत जी का माल्टा पार्टी का सवाल है, तो देखिए ऐसा है, उन्होंने पहले भी बहुत कार्यक्रम किए थे विधानसभा। अरे स्वाभाविक भी वहाँ से MP रहे, सांसद रहे, तो स्वाभाविक बात है सांसद रहे तो वहाँ उनका जुड़ाव भी होगा, इमोशनल टच भी होगा, कुछ कार्यकर्ता भी उनसे जुड़े हुए होंगे। उनकी सारी गतिविधियाँ अगर देहरादून में उनको करनी होंगी तो क्योंकि हरिद्वार लोकसभा उनका टारगेट रही है, वो खुद भी वहाँ सांसद रहे, उनकी पत्नी वहाँ से लड़के हारी है, उनका बेटा वहाँ से लड़के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार लोकसभा उनका एक टारगेटेड क्षेत्र है। और जब वो देहरादून में अगर कोई एक्टिविटी करनी होगी तो धर्मपुर विधानसभा बचती है, और कहाँ जाएगी? धर्मपुर विधानसभा। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, वो मीडिया ने हॉट किया उसको, बड़ी कूल विधानसभा है, एक तरफा विधानसभा है। वहाँ फिलहाल मैं बता रहा हूँ 10 साल तक किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उनको विनोद चमोली को झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं है वहाँ। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का मतलब साफ है कि वो अपनी पार्टी बीजेपी को अभी से ही संदेश दे रहे हैं कि धर्मपुर विधानसभा सीट से टिकट के हकदार सिर्फ वही हैं। पार्टी के पास उनसे मजबूत कोई दूसरा विकल्प या चेहरा नहीं। भाई एक बात बताइए, आज की डेट में सिटिंग विधायक हूँ, अभी आप मुझे मार्च तक तो बाहर नहीं कर सकते, तो कर सकता है तब तक तो विनोद चमोली आज विधायक ही लड़ेगा ना। आज जब पार्टी किसी को टिकट करते लड़ा देंगे, लेकिन तब तक तो मैं एज ए विधायक ही बोलूंगा ना। आज तो मैं ही हूं ना, तो मेरे लिए तो बड़ा कूल माहौल है, मुझे कोई क्या दिक्कत। अब पार्टी नहीं चाहे, पार्टी किसी और को चाहेगी तो उसको भी तो विनोद चमोली लड़ाएगा ना। कौन लड़ेगा? तो वहां तो लड़ना ही विनोद चमोली ने है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतना अहंकार चलने वाला नहीं है। देखिए, जो पॉलिटिक्स करता है वो इस तरीके का अहंकार उनको नहीं करना चाहिए। इस देश के दो सर्वमान्य बड़े नेताओं का मैं जिक्र आपके माध्यम से करूंगा, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों चुनाव हारे हैं
इसलिए किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो बना रहे। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको हटाएगी। जब इंदिरा हार सकती हैं, अटल हार सकते हैं, तो चमोली साहब किस खेत की मूली हैं। वहीं धर्मपुर सीट पर जीत को लेकर कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 2027 चुनाव में धर्मपुर पहली सीट होगी जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा और विधानसभा तक पहुंचेगा। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तो यहाँ तो ये तो कर्म का क्षेत्र है और यहाँ के जो कर्मवीर हैं हमारे कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता, पार्षदगण हैं, दूसरे भूतपूर्व पार्षदगण हैं, हमारे नेतागण हैं। यहाँ देखो दाढ़ी वाले हरिभट्ट जी से लेकर के बिना दाढ़ी वाले मंगू साहब तक, मुकीम भाई जो जिन्होंने रिकॉर्ड, ये सब लोग वर्तमान पूर्व पार्षदगण सब लोग सम्मिलित है और इन लोगों ने तय किया है। ये कहते हैं कि हम 2024 में तो थोड़ा चूक गए, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर थोड़ी कमी रह गई, बढ़ाया तो सही इन्होंने, और इस बार इन्होंने कहा है कि धर्मपुर विल बी द फर्स्ट कांग्रेस सीट जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन माहौल अभी से ही बनने लगा है। धर्मपुर सीट चर्चा का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस में जहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के बयान से साफ है कि वो अभी से ही अपनी पार्टी को अपना टिकट फाइनल करने का संदेश दे चुके हैं। फिर दूसरे किसी नाम पर विचार करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या पार्टी की भी पसंद फिर से विनोद चमोली होंगे या फिर चुनाव के दौरान कोई ट्विस्ट नजर आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मनरेगा के नाम में हुए संशोधन को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदले जाने के साथ साथ 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से इस योजना का पूरा स्ट्रक्चर खराब करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसके साथ ही आलोक शर्मा ने कहा कि केंद्र ने बिना राज्य सरकार से चर्चा किए योजना में बदलाव किया है और योजना का 40% खर्च बोझ राज्यों पर डाल दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि ये केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं, नाम बदला ये बहुत दुखद है। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से नफरत करते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उसके आगे जो आपने प्रोविजन, जो प्रावधानों में परिवर्तन किया है, 1 साल 2 साल के बाद जब राज्य सरकार अपना 40% हिस्सा नहीं दे पाएंगे तो इस योजना का जयराम जी हो जाएगा। बिना किसी राज्य से कंसल्ट किए, बिना कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाए, जिस तरह से ये योजना लागू की गई है, इससे आने वाले दिनों में गरीब आदमी जो मजदूरी करता था मनरेगा के तहत, उनके रोजगार छिन जाएंगे। बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनकी आज स्थिति देख लीजिए। उनका जो शेयर बनता है जीएसटी इत्यादि पर, वो उनको पूरा नहीं मिल रहा है। वो पैसे के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। ऐसे स्थिति में हम कैसे मान सकते हैं कि उनकी ओर न्याय केंद्र सरकार करेगी? तो ये एक बहुत बड़ी चोट है और मुझे लगता है हल्के हल्के मनरेगा स्कीम को ख़त्म करने की ओर केंद्र सरकार लेके जा रही है, क्योंकि उनको हर उस चीज़ से नफरत है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम आए या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इच्छा अनुसार। क्योंकि गांधी का कहना था गाँव में आत्मा बसती है हिंदुस्तान की। गांधी का कहना था कि स्वराज जो है गाँव से शुरू होगा। उस गांधी के विचार को लेकर जो ये काम शुरू हुआ था, उसका विरोध करना बीजेपी को अपना धर्म लगता है और वो कर रहे हैं। देहरादून की आबोहवा लगातार सेहत के लिए हानिकारक होती जा रही है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून का AQI करीब 300 के आसपास पहुंच चुका है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की हवा और भी खराब हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में भी जहरीली हवा की दस्तक। दून में बढ़ रहा प्रदूषण। 300 के पार पहुंचा AQI। कभी ताजी और साफ हवा के लिए पहचाना जाने वाला देहरादून अब प्रदूषण की चपेट में आता दिख रहा है। अपनी स्वच्छ आबो हवा के लिए पहचान रखने वाला देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM 10 का स्तर 134.11 दर्ज किया गया।
वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। पर्यावरणविद डॉक्टर विजय श्रीधर के मुताबिक काशीपुर और ऋषिकेश से देहरादून की स्थिति बेहद खराब है, जिसका कारण मौसम में बदलाव और हवा में स्थिरता है। उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। डॉक्टर विजय श्रीधर ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने की वजह बारिश न होना है, जिसके कारण उत्तराखंड की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। वजह तो 2, अब बारिश ना होना, एक तो ये रहता है कि वो नेचुरल प्योरिफिकेशन का काम या स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, वो नहीं हो पाया। दूसरा है कि सर्दियों में लोग जो भी इमिशंस होते हैं वो डिस्पर्स कम होते हैं और फाइन पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा बढ़ता है। तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर का AQI इम्पैक्ट क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो जल्दी चेंज होता है, जल्दी सीवियर में चला जाता है। वहीं ट्रैफिक, बेफिजूल बॉनफायर और कूड़ा जलाने से प्रदूषण पर खासा असर पड़ रहा है। तो यानी हमें जितने भी इमिशन कम कर सकें उतना जरूरी है। एक तो ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलराइज होना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे हैं, तो कुछ यदि इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी में जाते हैं तो कम होगा। दूसरा जो अनवारंटेड बॉनफायर हैं या और बायोमास बर्निंग है, लोग कूड़ा करकट वगैरह भी जलाते हैं सर्दियों में, वो सब चीज़ें रुक जाएं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बारिश होने या तेज हवा चलने से AQI नीचे आ सकता है, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक इसकी ज्यादा संभावना नहीं है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश हो, इसकी संभावना बेहद कम है। ऐसे में देहरादून की आबो हवा और भी प्रदूषित होने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली वालों की तरह ही उत्तराखंड के लोगों को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। नैनीताल हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश मनोज गुप्ता होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस मनोज गुप्ता की नियुक्ति की संस्तुति की। फिलहाल मनोज गुप्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 7+1 सीटर विक्रमों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर 6+1 कर दिया है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने देहरादून शहर में नियमों का पालन न करने वाले करीब 80 विक्रमों को सीज कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में शहर में चलने वाले 516 विक्रम चालक हड़ताल पर चले गए। विक्रम चालकों की माने तो इस फैसले से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो रहा है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आखिर क्या कुछ है इनकी परेशानी, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने। हाई कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने शहर में चलने वाले करीब 516 विक्रमों में 7+1 से लेकर अब 6+1 कर दिया, जिसको लेकर जो विक्रम चालक है जो शहर में चलने वाले करीब 516 वो हड़ताल पे पहुंच चुके हैं। आइए हम जानते हैं ये जो यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं कि हड़ताल पर क्यों गए हैं, किस तरह की इनकी वार्ता रही है और 6+1 का क्या वजह रही है। वैसे सबसे पहले बताइए हड़ताल के जाने का क्या कारण है? देखिए, हड़ताल पे जाने का कारण यही है कि हमारा संचालन अच्छा खासा चल रहा था और ये जो परिवहन के अधिकारी हैं ये हमारे विक्रमों को बिना किसी वजह बताए वो पकड़कर और रेंजर्स ग्राउंड में अंदर बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको आप अपना परमिट बदलने की एफिडेविट दीजिए और हम अपने इस
विक्रम को 7 सीटर से 6 सीटर में आप कर लीजिए। चलिए 700 से ऊपर थे पहले विक्रम, 794 और अब 500 के करीब रह गए, 516 रह चुके हैं। और जिस तरह से भी आपने बताया कि जो विक्रम है पिछले 40 साल से चलते हुए आ रहे हैं और अब जिस तरह से अब घटते जा रही है, तो इसका क्या परिणाम हो? माननीय संपादक महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात को रखना चाहता हूं। जितनी संख्या आज से 40 साल पहले हमारे विक्रम की थी, जैसे आपने बताया और मैं भी कह रहा हूं 44-45 साल, हम 40 साल लेके चले तो 40 साल पहले की संख्या थी विक्रम की, आज सन 2025 है, संख्या आज भी उतनी ही है। आप इसकी तुलना करें कि सन 2021 नवंबर से मैजिक के परमिट इशू होने के लिए कवायद शुरू करी, दिसंबर से परमिट इशू कर दिए इन्होंने। आज संख्या मैजिक की और विक्रम की देखी जाए तो बराबर बराबर आ गई देहरादून के अंदर। आज है रिक्शे देहरादून के अंदर करीब करीब 7-8 हज़ार 9 हज़ार की संख्या पार करके देहरादून में इसका आंकलन किया जाए। 5-6 सालों में हमारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता कुकरेती जी थे, जिन्होंने मैजिक के इसके रिक्शों के रोकने के लिए एक लॉ बनाया था कि इसको शहर में नहीं चलाया जाएगा, प्रतिबंध लगाने के लिए। आज संख्या देख लीजिए आप, रिक्शे कितने हद तक पहुंचे हुए हैं और आज रिक्शों की कंपनियां कितनी अलग अलग खुल गई हैं। अलग अलग कंपनियां खुली हैं रिक्शों की, हर कंपनी के अंदर एक अपना रिक्शा आ रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में आप देख लीजिए कितने नए नए इलेक्ट्रिक अलग अलग तरह के ऑटो आए जा रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कितना है, मगर एक विडंबना समय की हम ये कह लें कि विक्रम की संख्या देख लीजिए, संख्या नहीं बढ़ी आज तक। हमारे 88-90 के बाद हमने किसी परमिट के लिए शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को आज तक कोई परमिट के लिए आवेदन नहीं किया, ना ही हमारा कोई परमिट आया 90 के बाद। 90 से अगर 25 का भी आंकड़ा हम लें तो यानी कि 35-40 साल हो गए, हमारे परमिट पर आज तक कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारी संख्या आज भी उतनी ही है, हम फिर भी पीस रहे हैं उसमें कि हम लोग यातायात को बाधित कर रहे हैं, हम जगह जगह गाड़ियां रोकते हैं। आखिरकार स्मार्ट सिटी के तहत जो जगह जगह स्टॉपिस बनाए गए थे, क्या उनको बनाया गया दोबारा? नहीं बनाया गया। आज भी कई जगह स्टॉपिस नहीं है बसों के, विक्रम के लिए स्टॉप नहीं है। और दूसरी बात, चौक चौराहों पर सवारी के रुकने के लिए, गाड़ी के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों की हालत आज भी उतनी है, संकरीय सड़कें आज भी देहरादून के अंदर है, पूरा कब्जा प्राइवेट गाड़ियों का है। कॉम्प्लेक्सों में जो पार्किंग ना होने की वजह से लोगों ने अपनी गाड़ियां बीच में खड़ी कर देते हैं। कमर्शियल गाड़ी को तो मैं सर कहता हूं कि हमारे को हर तरह की सुविधा देनी चाहिए सरकार को, और ये हमें बजाय उस पर हमारा उत्पीड़न करते हैं। अगर ये दिक्कत कम नहीं होगी तो संचालन तो मेरे ख्याल हमारे को स्वेच्छा से अभी तक बंद ही रखना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, ये तो गरीब आदमी है, नहीं विक्रम चला के करेंगे, भीख मांगने की नौबत आएगी तो वही मांग लेंगे नहीं। मगर हम जब परिवार जब पूरा भूखा पेट होगा, अधिकारी के दरवाजे में बैठना होगा, तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर भी बैठेंगे साहब। बाकी तो हाई कोर्ट में हमने करा हुआ, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर भी विभाग के अधिकारी में अगर बैठना होगा तो हम वहां भी जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ थे विक्रम चालक जिनसे बातचीत हुई अभी, तो उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है तो डर के साए में शहर में विक्रम चलाने को मजबूर है। और जिस तरह से अभी उन्होंने भी ये भी बताया है कि जिस तरह हम वार्ता करने के लिए भी तैयार है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अब 6+1 होता है या नहीं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। सितारगंज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत न्याय पंचायत कल्याण नगर में शिविर का आयोजन किया गया, जहां उप जिलाधिकारी ने जनता की समस्याओं के निस्तारण को सरकार की प्राथमिकता बताई। बता दें कि शिविर में अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारियां दी गई, साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में 2 शिकायतें मिली, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 494 लोगों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क दवाई दी गई। मैना जुड़ने में आज जो सरकार ने कैंप लगाया है, ऐसे कैंपों से जनता को काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। पहले की सरकारों में जैसे हमारी जनता थी, हम लोग जाते थे, हमें कार्यालयों का पता नहीं होता कि हमारी जो कल्याणकारी विभाग होते हैं उन विभागों का पूरा पता नहीं रहता था। लेकिन आज सरकार ने जो जन जन तक जो है पूरे कार्यालयों को, पूरे विभागों को भेज दिया, इससे हमारे सभी लोगों को, ग्रामीणों को पता चल जाता है कि हमारी कौन सी योजना, कौन सा लाभ, कौन सा फायदा हमें किस विभाग से मिलना है।
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने, भ्रष्टाचार और बेरोजगार के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल की जन जागरण यात्रा नरेंद्रनगर पहुंची, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। यूकेडी नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू किया जाए, यहां के जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ ही जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान पर उपाय ढूंढा जाए। जागरण यात्रा है, ये 10 दिन का कार्यक्रम हमारे माननीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है और इस यात्रा का मकसद जनता को जगाना है और हमें ये दिखाना है कि हमने ये उत्तराखंड राज्य जो किस तर्ज पे लिया, बलिदान देकर के, शहादतें देकर के हमने ये उत्तराखंड राज्य बनाया। आज अस्तित्व का सवाल आ गया इस उत्तराखंड राज्य का, जिसको बचाने के लिए भी हम संकल्पित हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण मुक्त अभियान को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो चली है। शहर से लेकर देहात तक सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अतिक्रमण ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 2 टूक कहा कि हरिद्वार में किसी भी सूरत में सरकारी और सिंचाई भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टनकपुर के मां पूर्णागिरी धाम से भैरव मंदिर के बीच शटल टैक्सी सेवा का टेंडर निकाले जाने का विरोध शुरू हो गया है। मां श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने मां पूर्णागिरी मेला 2026 में ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टेंडर प्रक्रिया और स्थानीय टैक्सी वाहनों से पार्किंग शुल्क पर रोक लगाने की मांग की। जो मैंने हमारे गरीब मालिक हैं इनको देखते हुए इस बार मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, जो हमसे जिला पंचायत द्वारा अवैध वसूली की जाती थी, मैंने उसमें लगाम लगाया और उच्च न्यायालय मेरे पक्ष में न्याय वो किया, निष्कर्ष निकाला और मेरे को उसमें राहत मिली और वो मेले को आधे मेले में से फिर इनने वो गाड़ियां डायरेक्ट चलने लगी। अब इस बार ऐसा हो रहा है, कल संपौत में बैठक थी, वहाँ हमें बुलाया गया और उसके बाद जो उचौली कोट के ये गणेश महर जी हैं प्रधान, इनके द्वारा और वहाँ जबरदस्ती वहाँ दबाव बना के प्रक्रिया की जाएगी दोबारा टेंडर प्रक्रिया। ये जो सरासर गलत है। पीडब्ल्यूडी की रोड है और उसमें हम टेंडर के किसी हालत में उस टेंडर को हम नहीं होने देंगे। दिनेशपुर के जयनगर में राजकीय इंटर कॉलेज से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कक्षा 10वीं की एक छात्रा ने अपने ही स्कूल के अध्यापक पर अश्लील भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह है कि इस संवेदनशील मामले को जनप्रतिनिधियों और अध्यापकों की बैठक के बाद रफा दफा कर दिया गया। बच्चों ने डर के मारे कुछ दिन बताए नहीं है। अब जाके बच्चों ने बताया, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि स्कूल क्या जाए माँ, मन नहीं होता है स्कूल जाने का। उन्हें क्या हो गया बेटा, बता दो क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ? तो कह रहे मम्मी ऐसी बात है, वहाँ पे एक टीचर हैं, सर हैं, वो लोग हमें टॉर्चर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कुछ गलत होती हैं तो हम उसके लिए कुछ बोलना चाहते लेकिन बोलने नहीं देते। मैंने कहा बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है, बोलो आप, बेझिझक बोलो, माँ से तो बता ही सकते हो। कह रहे उसके वहाँ पे स्कूल में महेंद्र नाम का एक सर है, हम शाम को ट्यूशन से आते समय उस सर ने ये बोला, बहुत ही गंदे शब्द बोले जो मैं आप सबसे बोल भी नहीं पा रही। हाँ, एक शिकायत कल आई थी और उसमें हमने अपने विद्यालय स्तर पर एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई संबंधित अधिपक्ष जानना, और जो फैक्ट सामने आए वो ये थे कि हाँ कुछ ऐसे मिसटॉकिंग हुई थी। तो उसके संबंध में हमने तमाम अभिभावकों को, बच्चे के अभिभावकों को भी, संबंधित टीचर को भी और क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी को, तमाम गणमान्य लोगों को, पत्रकारों को बुलाया और उसमें जब आमने सामने से बातचीत हुई तो उसका एक सामान्य हल ये निकला कि भाई इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विद्यालय प्रबंधन में सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोगों का सहयोग मिलता भी रहा है, मिलता रहेगा और सभी लोग मिलजुल कर विद्यालय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मसूरी में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। 24 दिसंबर को विंटर कार्निवल का शुभारंभ इंद्रमणि बडोनी की जीवनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से की जाएगी और उनके जीवन को दर्शकों को दिखाया जाएगा। देखिए, बड़े अच्छा एक दिन है कि हमारे पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की 100वीं जयंती है और बड़ी खुशी की बात है कि मसूरी तो हमेशा उन्हें याद करता है, लेकिन इस बार मसूरी के साथ साथ जो है पूरा प्रदेश
बहुत अच्छे ढंग से बड़ौनी जी को याद कर रहा है, उनके विचारों को याद कर रहा है। सारे स्कूलों में उनके प्रोग्राम हो रहे हैं और ख़ासकर जो पहाड़ी संस्कृति के प्रोग्राम हो रहे हैं, पहाड़ी भाषा बोली के प्रोग्राम हो रहे हैं। ऐसे ही मसूरी में भी हमारी जो समिति है इसका कार्यक्रम तय हुआ है और 24 तारीख को इंद्रमणि बड़ौनी जी की जयंती पर मसूरी में भव्य कार्यक्रम होगा। जो उनका यहाँ पे चौक है, इंद्रमणि बड़ौनी चौक है, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होंगे। वहाँ पर जो है कलाकारों के द्वारा वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। ये 100वीं जो जयंती है इनके पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हर स्कूल में, हर शहर में इनके जयंती पे बहुत अच्छा प्रोग्राम सभी जगह हो रहा है और मैं मानता हूँ कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि हमारे जो पहाड़ के गांधी बोले जाते थे इंद्रमणि बड़ौनी जी, इन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपना क्या योगदान दिया, उसका हमें आने वाली पीढ़ी को पता लगना चाहिए। वहीं हल्द्वानी के कालाडूंगी कोटाबाग के पतलिया गाजा में दिन दहाड़े खड़ी कार में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाले अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। उधर घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आप देखिए उत्तराखंड में दिन दहाड़े ऐसे गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, वो तो अच्छा हुआ ये मौके पे जो यहाँ पे इसमें थे वो थे नहीं यहाँ पर, और इसमें पत्थरों से भी हमला किया गया है गाड़ी के ऊपर और गोलियां भी चलाई गई हैं। अभी यहाँ पे कालाडूंगी की टीम पहुँची हुई है और यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा 112 में कॉल करके यहाँ की जानकारी दी गई है। पुलिस कह तो रही है जी जानकारी अब देगी, अब इसमें कौन लोग शामिल हैं क्या है, पर आज देखिए प्रदेश में किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और प्रशासन या सरकार इसमें कहाँ क्या कर रहा है। आप दिन पर दिन ग्रामीणों के अंदर इसके अंदर दहशत का माहौल है। बताओ दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं तो क्या इसमें आम ग्रामीण या आम लोग सुरक्षित हैं? और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के चुनाव से पहले ही चर्चाओं में देहरादून की धर्मपुर सीट। विधायक विनोद चमोली का बयान, कहा मुझे 10 साल और झेलेगी धर्मपुर की जनता, टिकट पर जताया अपना हक। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा बोले बीजेपी ने किया योजना का स्ट्रक्चर खराब, राज्य सरकारों पर डाला बोझ। उत्तराखंड की हवाओं में भी घुल रहा जहर, सेहत के लिए हानिकारक हुई देहरादून की आबोहवा। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोहरा बढ़ाएगी परेशानी। देहरादून में विक्रम चालकों की हड़ताल, 7+1 सीटर वाले विक्रमों पर हुई कार्रवाई का विरोध। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने किए 80 विक्रमों को सीज।